टाटा मोटर्स 1945 से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले 77 सालों से गाड़ियां बना रही है। बजाज का जन्म 1945 में हुआ था और इसी तरीके से बाकी इंटरनल कंबशन इंजन पर बेस्ड गाड़ी बनाने वाली कंपनीज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के इस गेम में लास्ट एंट्री हुई थी हीरो मोटोकॉर्प की हीरो होंडा के रूप में। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, जापान की न्यूएस्ट मेनस्ट्रीम कार कंपनी होंडा है जो 1946 में अपीयर हुई थी। एंड सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। एंड बिलीव इट और नॉट, अमेरिका की न्यूएस्ट मेनस्ट्रीम कार कंपनी है जीप, जिसका जन्म हुआ था 1941 में। ऑलमोस्ट हर बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है और वो ये है कि पिछले 50 से 70 सालों में हमें इन कंट्रीज़ में कोई भी नई आईसी इंजन पर बेस्ड गाड़ी बनाने वाली कंपनी देखने को नहीं मिली है। और उसके कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक रिसेंट ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जो कि जुड़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, जहां हम एक तरफ देखते हैं कि आईसी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी नया प्लेयर देखने को नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनीज धड़ल्ले से खुल रही हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। और इन गाड़ियों को बनाने की रेस में ऐसे ऐसे देश कूद पड़े हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी गाड़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंडिया पर फोकस करूं तो यहाँ पर भी ये एवोल्यूशन उतना ही प्रोमिनेंट है जितना बाकी किसी और देश में होता, या शायद उनसे भी कई गुना ज़्यादा। इंडिया में दुनिया भर के टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स कूद पड़े हैं और मैंने अपनी रिसर्च में अनुमान लगाया है कि इनकी संख्या 25 से 30 के बीच में है। अब मुझे ये अनुमान इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज तो इतनी छोटी हैं जिनके बारे में इंटरनेट पे कुछ खास लिखा नहीं है या इनकी वेबसाइट पे भी कुछ ढंग से नहीं लिखा गया है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया में कोई भी कन्वेंशनल ऑटो मैन्युफैक्चरर पैदा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ पिछले 5 से 10 सालों में काफ़ी सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं इंडिया के अंदर। अब इस सवाल के दो जवाब हैं, जिसमें पहला ये है कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग आईसी इंजन वाली गाड़ियों से काफ़ी कम कॉम्प्लेक्स होती है, और दूसरा है चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। इंडिया में देखने को मिल रहा है कि छोटे से बड़े हर टाइप के ईवी मेकर्स चाइनीज़ स्कूटर्स को रीबैच करके बेच रहे हैं, और इसीलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इनकी वजह से चाइनीज़ मेकर्स इंडिया की ईवी इंडस्ट्री को कैसे कैप्चर कर सकते हैं जैसे मोबाइल मार्केट में हुआ था पहले, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से ईवी मेकर्स हैं जो इंडिया में सच में ग्राउंड अप ईवीज़ बना रहे हैं। अब इंडिया की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि क्यों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना एक इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी बनाने से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जिसकी वजह से ईवी सेगमेंट में भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि एक कन्वेंशनल टू व्हीलर या कार में पिस्टन्स होते हैं जो एक कंट्रोल कंबशन की वजह से मूव करते हैं, लेकिन एक कार को चलाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये वर्टिकल मोशन क्रैंकशाफ्ट की मदद से रोटेशनल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये कई सारे रोटेटिंग पार्ट से होता हुआ व्हील्स तक पहुंचता है। गाड़ी को चलाने के लिए एक आईसी इंजन में कई सारी चीज़ें रोटेट करती हैं, जैसे गियर्स, क्लच, फ्लाई व्हील, कई तरीके की पुलिस जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को और कार के लिक्विड कूलिंग सिस्टम को चलाती हैं, या टाइमिंग चेन्स वगैरह। एक कन्वेंशनल कार में लगभग 200 पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से एक कार चल पाती है, और ये जितने भी पार्ट्स मैंने बताए हैं ये हर इंजन साइज़ के हिसाब से बदले जाते हैं, इनके साइज़ चेंज होते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी छोटा बड़ा हुआ तो ये गाड़ियाँ ढंग से चल नहीं पाएंगी, और इसी की वजह से कार्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा R&D लगती है। हाँ, टू व्हीलर्स के इंजन में कार जितने ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें भी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन की इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से हमने ये भी देखा कि जब हमारे देश की कंपनी ने गाड़ियाँ बनाना चालू किया था तब वो या तो इंजन्स को आउटसोर्स करते थे या वो सीधा फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर गाड़ियाँ बना रहे थे। और ये आईसी इंजन्स को बनाने की मुश्किल ही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नए कन्वेंशनल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को नहीं देख रहे हैं। ईवीज़ को चलाने के लिए काफ़ी कम की कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासकर अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें तो इन कंपोनेंट्स की संख्या सिर्फ 5 से 7 ही होती है, जैसे मोटर्स, कंट्रोलर्स और बैटरी वगैरह। और इसमें भी अगर हम देखें तो मोटर्स ही हैं जो एक्चुअली मूव कर रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इस हिसाब से तो काफ़ी आसान लगती है, राइट। अब ये तो सच है कि कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन एक कंपोनेंट है जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और वो है बैटरी सेल्स। और इसीलिए बैटरी सेल्स को ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स फिलहाल कोरिया, जापान या चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली इंडिया में ईवी स्टॉर्म की बात करूं तो इसमें इनोवेशन और R&D का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा चाइना का है। चाइना के पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मोनोपोली है। चाइना सालाना 4 करोड़ तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो चाइना भारी मात्रा में ई स्कूटर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ चाइना में नहीं बिकते हैं बल्कि ये बाहर भी बिकते हैं, और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। चाइनीज़ या तो इन्हें कंपनी के ओरिजिनल नाम से बेचते हैं, या चाइना में ऐसे OEMs हैं जो इन टू व्हीलर्स को बल्क में प्रोड्यूस करते हैं और होलसेल में बेचते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बल्क ऑर्डर्स की पावर, कॉन्फ़िगरेशन और लुक्स में भी थोड़े बहुत ट्वीक्स कर देते हैं एज पर डिमांड।
जिसके बाद कई दूसरे देश की कंपनीज इन्हें नॉकडाउन फॉर्म में इन चाइनीज कंपनीज से खरीदती हैं और फिर इन्हें असेंबल करके इन पर अपना लोगो लगा के अपने देश में बेचती हैं। और यही चीज़ इंडिया में बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। इंडिया में कई छोटे ईवी मेकर्स पैदा हो गए हैं और कई ऐसे लोग बिजनेस में आए हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग या टेक फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते हैं, जैसे इवोलेट इंडिया, जिसे डिफेंस वेटरन्स द्वारा चलाया जाता है। और ऐसे ही कई छोटे और अनकन्वेंशनल नामों वाले ईवी मेकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कबीरा, कोमाकी, निज ऑटोमोटिव और जेल्टा वगैरह। अब इंडिया में चाइनीज टू व्हीलर्स को रीबैच करके बेचा तो जा ही रहा है, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है हमें, और वो ये है कि ज़्यादातर इंडियन मेकर्स सिर्फ इन 4 चाइनीज स्कूटर्स को ही रीबैच कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दरअसल मुझे अपनी रिसर्च में टीम BHP का ये थ्रेड मिला था जो क्लेम करता है कि ये 22 से 23 कंपनीज इन 4 चाइनीज स्कूटर जैसे दिखने वाले टू व्हीलर्स बना रही है। और मैंने इस पर इतना भरोसा नहीं किया और खुद चेक करने का डिसाइड किया, एंड आई फाउंड इट इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट। इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे दिखने वाले स्कूटर्स बेच रही है, एंड स्पेशली ये वेस्पा की कॉपी तो मुझे बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल गई। अब चलो ये बहुत छोटी कंपनीज हैं, हम इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से कई कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका स्टाफ ही 50 लोगों से कम का है। लेकिन व्हाट अबाउट द बिग बुल्स? 2022 की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनीज टॉप 10 पोजीशन पर आती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इनमें से भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो चाइनीज स्कूटर्स को रीबैच करके बेच रही हैं। आपने शायद माइक्रोमैक्स का नाम सुना होगा, जो एक टाइम पर इंडिया में सेल्स के मामले में सैमसंग को भी पीछे छोड़ा करती थी। अब माइक्रोमैक्स का तो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसके को-फाउंडर राहुल शर्मा ने कुछ टाइम पहले एक कंपनी खोली थी रिवोल्ट के नाम से, जो कि एक मोटरसाइकिल बनाती है RV400, और रिवोल्ट इस टाइम 7th मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर है इंडिया के अंदर। राहुल शर्मा ने इस मोटरसाइकिल को डेवलप करने के लिए एक मोर प्रॉफिटेबल रास्ता ढूंढा, और वो ये कि उन्होंने इसे डेवलप ही नहीं किया, बल्कि ये एक चाइनीज मोटरसाइकिल कंपनी सुपर सोको का रीबैच्ड वर्जन है। एक्चुअली माइक्रोमैक्स अपने टाइम पर भी ऐसे ही किया करती थी। वो चाइनीज़ OEMs को ऑर्डर दिया करते थे और वहीं से अपने मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करवाया करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कई ब्रांड्स तो इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि वो बेसिकली चाइनीज़ टू व्हीलर्स को ही बेच रहे हैं रीबैच करके। लेकिन आपने शायद ओकिनावा कंपनी का नाम सुना होगा। ये एक इंडियन ब्रांड है जो जापानीज साउंड करता है। ये कंपनी एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है और इस वक्त ये सेकंड बिगेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर है इंडिया के अंदर। ऑटोकार ने ओकिनावा के बारे में 2017 में पहली बार न्यूज़ ब्रेक करी थी और ये बताया था कि ओकिनावा एक लुजुआन नाम की चाइनीज़ कंपनी के स्कूटर्स को रीबैच करके बेच रही है। उस टाइम पर काफ़ी EV मेकर्स ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन ओकिनावा के केस में एक बात अलग थी, और वो ये कि ये कंपनी क्लेम कर रही थी कि इन्होंने इस स्कूटर को ग्राउंड अप डेवलप किया है इंडिया के अंदर। दूसरा आर्टिकल ऑटोकार ने 2020 में लिखा था, जब उन्होंने पाया था कि ओकिनावा का नया क्रूजर स्कूटर अगेन लुजुआन कंपनी के स्कूटर से मिलता जुलता है। लेकिन इस बार भी ओकिनावा ने यही क्लेम किया कि उन्होंने इसे इन हाउस डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है। और रिसेंटली 2022 में ऑटोकार ने फिर से एक सिमिलर आर्टिकल डाला ओकिनावा के बारे में। ओकिनावा के ऑलमोस्ट सारे ही स्कूटर चाइनीज कंपनी लुजुआन से मिलते हैं। साथ ही साथ ओकिनावा कंपनी का लोगो भी लुजुआन कंपनी से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, और इन दोनों में बस कलर का फ़र्क दिखाई देता है। इसी आर्टिकल में मुझे ये भी पता लगा कि हीरो इलेक्ट्रिक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर है, उसका भी एक स्कूटर चाइनीज स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और हो सकता है और भी हो, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं लगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में चाइना का माल बेचना कोई इलीगल है, लेकिन इलीगल ना होने के बावजूद भी इस वर्किंग मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको शायद याद होगा कि कैसे माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन टाइप के मोबाइल मेकर्स इंडिया में कितने बड़े हुआ करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी कंपनीज इंडिया में आई और उन्होंने इनसे भी अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले और कम दाम में फ़ोन निकाले, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की पूरी मार्केट ही खत्म हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश के ये सभी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स चाइना के बड़े OEM से फ़ोन बनवाया करते थे और यहाँ पर बेचा करते थे। और जब बड़ी चाइनीज़ कंपनीज ने इंडिया में दस्तक दी, उस टाइम ये ब्रांड्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस ही नहीं थे, और ना ही इनकी इंडिया में कोई R&D और मैन्युफैक्चरिंग थी जिसकी मदद से ये चाइनीज़ से लड़ पाते। नाउ इंडिया की EV मार्केट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। चाइनीज़ EV मेकर्स हमारे ब्रांड्स के थ्रू इंडिया की मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको लगेगा कि वो तैयार हैं, वो बहुत ही एडवांस, सस्ते और पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में लेकर आएंगे, और इन रीबैच स्कूटर्स का सर्वाइव करना भी नामुमकिन हो जाएगा। इंडिया में कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो ट्रूली मेहनत कर रहे हैं और इंडिया में एडवांस टू व्हीलर्स ग्राउंड अप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि एथर एनर्जी, जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, या रिवैम्प मोटर्स, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कूटर्स बना रहे हैं,
या अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव जो एक तेज चलने वाली मोटरसाइकिल बना रहे हैं, या ओला इलेक्ट्रिक जो अभी से इंडिया की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार डेवलप करने में लगे पड़े हैं। इंडिया में 9 से 10 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ट्रूली अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि यही ब्रांड्स आगे चल के इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन को लीड करेंगे और चाइनीज से भिड़ेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इंडिया में चल रहे इस ईवी सीन के बारे में।